ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि 20 तारीख को जो पार्लियामेंट में हुआ वो सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी का संकेत है। सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र 7 मिनट में सरकार ने एक पूरी इंडस्ट्री को बैन कर दिया, है ना शॉकिंग। Dream11, My11 सर्कल, MPL जैसे ऐप्स जिनको करोड़ों भारतीय रोजाना इस्तेमाल करते थे, ये सारे ऐप्स रातों रात इलीगल हो गए। और ये सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री की ही बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये रेगुलेटरी चेंजेस आप लोगों की यानी कि स्टार्टअप फाउंडर्स की रातों की नींद उड़ा सकते हैं। एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट मैं बिजनेस कवर करता हूँ, रेगुलेशंस कवर करता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे सडन पॉलिसी शिफ्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तब पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री के साथ जो हो रहा है। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री के बारे में, जिससे 2 लाख जॉब्स जनरेट होती हैं और 20,000 करोड़ रुपए का एनुअल टैक्स। दिस इज रियली ह्यूज और ये सब कुछ एक बिल के साथ खत्म होने वाला है। ओके सो शांति के साथ एक जगह पर आप लोग बैठ जाइए, ग्रैब योर टी और कॉफी वटेवर, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको इसकी कंप्लीट इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सब किस तरीके से स्टार्ट हुआ। देखिए 2023 में आईटी मिनिस्ट्री ने गेमिंग रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे जो कि काफ़ी हद तक इंडस्ट्री के फेयर में भी थे। तब सब कुछ बढ़िया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इन्वेस्टर्स, कंपनीज, इवन गवर्नमेंट सब खुश थे। वो रूल्स सेल्फ रेगुलेशन अलाउ करते थे, मतलब कि कंपनीज खुद अपने रूल्स बना सकती थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये रूल्स कभी भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए? बिकॉज गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री को खुद रेगुलेट करने देने का मतलब है कि उन्हें ब्लैंकेट चेक दे देना। इट्स लाइक आस्किंग स्टूडेंट्स टू सेट देयर ओन एग्जाम क्वेश्चंस एंड मार्क देयर ओन पेपर्स। ऑब्वियसली ये तो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं था। मीनवाइल होम मिनिस्ट्री जो नेशनल सिक्योरिटी हैंडल करती है, उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, प्रॉब्लम्स रेज करनी शुरू कर दी। उनका कंसर्न था कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसीज मिसयूज हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट्स भी आ रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कंसर्न था। इसके अलावा सोशल इश्यूज भी काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, गेमिंग एडिक्शन केसेस बढ़ रहे थे, स्पेशली यंगस्टर्स में। कुछ ट्रेजिक सुसाइड केसेस भी रिपोर्ट हुए थे जहां लोगों ने इसमें पैसे हारने के बाद बहुत गलत स्टेप्स, खतरनाक स्टेप्स उठा लिए थे। बहुत कुछ हो रहा था। इस वजह से मीडिया में भी स्टोरीज हाईलाइट हो रही थी। उसकी वजह से पब्लिक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका था और उसके अलावा यहाँ पर टैक्स इवेजन का एंगल भी था। बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऑफशोर एंटिटीज भी थे और गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये कंपनीज इंडिया में सही तरीके से टैक्सेस नहीं पे कर रही हैं। हालांकि 2023 के रूल्स लगने के बाद जीएसटी कलेक्शन लगभग 412% तक बढ़ गया था, बट स्टिल गवर्नमेंट को लगा कि बहुत सारा पैसा ऑफशोर जा रहा है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में कहा कि यह फैसला समाज की भलाई के लिए लिया गया है। मतलब सरकार का मानना है कि कुछ बुराइयां समाज में फैल रही थी और उसको रोकना जरूरी था, इसलिए यह फैसला लिया गया। दोस्तों, ये नंबर्स जानकर आप हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू फिक्की एंड ईवाई रिपोर्ट्स फ्रॉम मार्च 2025, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने 2024 में ऑलमोस्ट $2.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। ये तो सिर्फ रेवेन्यू है, इसकी मार्केट वैल्यूएशन तो और भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें कि कितने लोग एक्टिवली यूज करते हैं इन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को, तो 2024 में करीब 155 मिलियन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। डेली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो करीब 110 मिलियन लोग थे। मतलब हर दिन इंडिया की पॉपुलेशन का 8% हिस्सा इन प्लेटफॉर्म्स पर गेम खेल रहा था। फैंटेसी, स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, सबका कंबाइंड इकोसिस्टम था ये। इंडस्ट्री एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग टोटल एंटरप्राइज वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन रुपीस है, जो कि रफली $23 बिलियन होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ गेमिंग सेक्टर में 25,000 करोड़ से ज्यादा आ चुकी है सिर्फ 2022 तक।
अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं इस सेक्टर में। अगर हम बात करें कि ये कंपनीज टिपिकली किस तरह से पैसे कमा रही थी, तो देखिए यूज़र के विनिंग्स से ये कट लेते थे। सिंपल बिजनेस मॉडल था, यूज़र पैसे डालते थे, गेम खेलते थे, कंपनी कमीशंस लेती थी। ये सब कुछ लीगल था, रेगुलेटेड था और टैक्सेस भी ये इसके पे कर रहे थे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पेनल्टीज क्या रखी हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी इनको बैन के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए गेमिंग कंपनीज के लिए पेनल्टीज हैं 1 करोड़ रुपए तक का फाइन और 3 साल तक की जेल। दिस इज नॉट अ जोक, ये क्रिमिनल चार्जेस हैं। सीईओ से लेकर डेवलपर्स तक किसी भी इन्वॉल्व पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स की तो उनके लिए अलग सजा है, 50 लाख रुपए का फाइन और 2 साल तक की जेल। मतलब विराट कोहली, MS धोनी या जो भी सेलिब्रिटी इन एप्स का प्रमोशन करते हैं उनके लिए ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से मना कर दिया गया है इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। पेमेंट गेटवेज, UPI, क्रेडिट कार्ड्स सब बंद। इट्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल ब्लॉकेड। देखिए अब यहाँ पर कुछ लीगल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये नया लॉ कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सिटीजन को प्रोफेशन चुनने, जॉब करने या बिजनेस करने का अधिकार है। तो अगर कोई लॉ इस अधिकार को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब लोगों को, कंपनियों को काम करने से रोकता है, तो कोर्ट में सवाल उठेगा कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं है। जैसे ही सरकार ने फैसला सुनाया उसके तुरंत बाद से ही इसका असर मार्केट में दिखना शुरू हो गया। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स एक दिन में 12.84% गिर गए। नज़ारा ने क्लैरिफाई भी किया कि उनका रियल मनी गेमिंग से कोई भी सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ने रिएक्ट किया। प्राइवेट इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडियन हो या ग्लोबल, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजीज दोबारा सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई इसके बारे में ओपनली बोलना नहीं चाहता है। ड्रीम स्पोर्ट्स और MPL जैसे बड़े प्लेयर्स ने भी इसमें कमेंट करने से मना कर दिया है। बट यू नो, बहुत बार कॉर्पोरेट दुनिया में साइलेंस का भी अपना एक अलग मतलब होता है। मीनवाइल कैजुअल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ पर मेन बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट का कंसर्न है ये बेसलेस नहीं है। गेमिंग एडिक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ये रियल इश्यूज हैं। लेकिन सवाल फिर से वही बनता है कि क्या कंप्लीट बैन सही है या फिर टारगेटेड रेगुलेशन बेटर होता। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं कोर्ट्स में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आर्टिकल 19 अंडर बिजनेस राइट्स का वायलेशन और प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट यहाँ ये लॉ फेल कर सकता है। बट हम सबको पता है कि कोर्ट केसेस तो सालों साल तक चलते ही रहते हैं और तब तक इंडस्ट्री कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी। स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए यहाँ पर लेसन्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है कि रेगुलेटरी रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये गेमिंग इंडस्ट्री के साथ हुआ है, कल को क्रिप्टो, फिनटेक, एडटेक, कोई भी सेक्टर रेगुलेटरी क्रॉस सेयर्स में आ सकता है। ड्यू डिलिजेंस में गवर्नमेंट रिलेशंस और पॉलिसी मॉनिटरिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बिल अभी अपर हाउसेज में आएगा, देन प्रेसिडेंट्स अप्रूवल और बहुत कुछ। लेकिन देखिए अभी तो पॉलिटिकल क्लाइमेट देखकर लग रहा है कि ये बिल पास हो भी जाएगा। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि इनोवेशन और रेगुलेशंस का बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फाइनली मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इनोवेशन और रेगुलेशन का बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है एंड ऑन द अदर साइड इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है। बिटवीन दीज टू फोर्सेस स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रेशर में आता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये बैन जस्टिफाइड है भी या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।